बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, हाउ आर यू? होपिंग यू टू बी गुड एंड फाइन। और अपना काम अच्छे से तो कर रहे हैं ना आप? आपने मुझे कुछ बच्चों के अलावा बाकी स्टूडेंट्स ने ना मुझे अपना होमवर्क सेंड किया है ना उन्होंने अपनी फ़ीडबैक दी है। सो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक और अपना होमवर्क भी मुझे ज़रूर भेजें ताकि अगर उसमें कुछ करेक्शन हो तो वो मैं कर सकूं और मैं आपको अप्रिशिएट भी ज़रूर करूँगी अगर आपने अच्छा काम किया होगा। ठीक है, टुडे वी आर हेयर ऑन पेज नंबर 128 एंड द टॉपिक इज़ मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड टॉपिक, लेकिन जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वाकई उसके बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कुछ एनर्जी के सोर्सेज बेटा ऐसे होते हैं विच आर नॉन रीन्यूएबल, जो मतलब रोज़ नहीं निकलते या जो अगर एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो उनको दोबारा हमारे लिए प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, फिर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द एनर्जी वी यूज़ कम फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर पावर। मेन तो यही तीन सोर्सेज है ना, सन, विंड एंड वाटर पावर। एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी वी गेट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। अगर आप सोचें तो विंड और वाटर में भी सन का रोल ज़रूर है। फर्स्ट वन इज़ फॉसिल फ्यूल्स। आप सब फेमिलियर हैं फॉसिल फ्यूल से। वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेज एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। दे आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स। फॉसिल फ्यूल्स की कंपोजिशन क्या होती है? दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। व्हेन दे आर बर्न्ड, आप अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं ना कि बर्न्ड के क्या मीनिंग होते हैं, कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी केमिकल को उसका रिएक्शन करवाया जाता है। जब हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड। और हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? वाटर। वाइल एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट। कोल या ऑयल या किसी भी चीज़ को जब आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। नाउ लुक एट दिस, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बन जाता है? वाटर। और जब कार्बन एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हेयर इट इज़ शोन इन द रिएक्शन ऑल्सो। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत ज़्यादा अरसा लग जाता है और एक दफ़ा जब ये बन जाते हैं तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख़तरा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे और एनर्जी क्राइसिस एक दुनिया में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, fossil fuels will not be able to meet the requirements in the future. Moreover, fossil fuels release harmful waste products. ये तो आपको पता है, fossil fuels अगर आप कोल भी बर्न करते हैं तो उसमें से कितनी गैसेस निकलती हैं, आपके सामने इंडस्ट्रीज़ भी शो हुई भी हैं। और इसी तरह से गाड़ियों के अंदर भी जो फ्यूल यूज़ होता है, वास्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू दीज फॉसिल फ्यूल्स। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो गया। यहाँ आप देखिए नीचे डिसएडवांटेजेस में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं ड्यू टू दीज फॉसिल फ्यूल्स, वो भी यहाँ पे लिखे हैं कि दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हेडेक, टेंशन, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शंस, इमिटेशंस ऑफ आइज, नोज एंड थ्रोट। लॉन्ग एक्सपोजर टू दीज हार्मफुल गैसेस में कॉज एस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, नर्व्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, के हमारे हेल्थ के लिए ये कितने प्रॉब्लमेटिक हैं। लेकिन यहाँ पे इसके एडवांटेजेस भी दिए हैं कि अगर फॉसिल फ्यूल्स ना हो तो हम अपनी जो एनर्जी की जो नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। कोल या ऑयल या किसी भी चीज़ को जब आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। नाउ लुक एट दिस, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बन जाता है? वाटर। और जब कार्बन एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हेयर इट इज़ शोन इन द रिएक्शन ऑल्सो। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत ज़्यादा अरसा लग जाता है और एक दफ़ा जब ये बन जाते हैं तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख़तरा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे और एनर्जी क्राइसिस एक दुनिया में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, fossil fuels will not be able to meet the requirements in the future. Moreover, fossil fuels release harmful waste products. ये तो आपको पता है, fossil fuels अगर आप कोल भी बर्न करते हैं तो उसमें से कितनी गैसेस निकलती हैं, आपके सामने इंडस्ट्रीज़ भी शो हुई भी हैं।
और इसी तरह से गाड़ियों के अंदर भी जो फ्यूल यूज़ होता है, वास्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू दीज फॉसिल फ्यूल्स। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो गया। यहाँ आप देखें नीचे डिसएडवांटेजेस में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं ड्यू टू दीज फॉसिल फ्यूल्स, वो भी यहाँ पे लिखे हैं कि दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज headache, tension, nausea, allergic reactions, irritations of eyes, nose and throat. Long exposure to these harmful gases may cause asthma, lung cancer, heart disease and even damage to brain, nerves and other organs of our body. All these are the disadvantages of the fossil fuels कि हमारे हेल्थ के लिए ये कितने प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन यहाँ पे इसके एडवांटेजेस भी दिए हैं कि अगर फॉसिल फ्यूल्स ना हो तो हम अपनी जो एनर्जी की जो नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो तभी उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल्स। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम सच एज यूरेनियम एटम स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी हैवी एटम ब्रेक होता है इन स्मॉलर एटम्स तो क्या बनते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट। अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज़ यूज्ड टू रन पावर प्लांट्स व्हाइल अ लॉट ऑफ हीट गोज वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। तो बेनिफिट इसका क्या है न्यूक्लियर फ्यूल्स का, कि ये बड़े बड़े पावर प्लांट्स को चलाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी वजह से बहुत सी एनर्जी इन्वायरमेंट में यूँ ही वेस्ट चली जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। नाउ वी आर हेयर विद रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी जो एनर्जी सोर्सेज आपको रोज़ नज़र आते हैं डेली लाइफ में, रोज़ निकलते हैं, या जिनको रीजनरेट जो है वो किया जा सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। कोल, ऑयल और गैस अगर ख़त्म हो गई तो हम उसको खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन सन, वाटर और विंड की जो एनर्जी है वो रोज़ अल्लाह ताला की नेमत है कि वो हमारे पास ज़रूर आती है। नाउ हियर वी आर शोन विद अ डायग्राम विच इज़ अ फिगर ऑफ अ डैम। एनर्जी स्टोर्ड इन अ वाटर ऑफ अ डैम इज़ यूज्ड टू रन द पावर प्लांट्स। इससे आप फेमिलियर हैं, हम इसको अपने पिछले टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। सो इट इज़ द एनर्जी फ्रॉम द वाटर। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ एनर्जी फ्रॉम द सन। आप सब फेमिलियर हैं इससे कि सन की जो एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी भी वो हमें देती है और हीट एनर्जी भी देती है। हमारे सब फूड और फ्रूट्स वगैरह को राइप करने के लिए भी यही एनर्जी यूज़ होती है, एंड इट इज़ द बेस्ट सोर्स टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है वो कुछ नया नहीं है, हमारे घरों और ऑफिसेज़ वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम को हम यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, CSD। C इज़ फॉर कलेक्टर, S इज़ फॉर स्टोरेज डिवाइस एंड D इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर यहाँ गौर करें थोड़ा सा, यहाँ आपके पास एल्यूमिनियम और कॉपर की जो ट्यूबिंग है उसका एक सिस्टम है और उसके ऊपर ये ग्लास कवरिंग है। ग्लास कवरिंग क्या करता है, कलेक्ट करता है सन रेज़ को, सो इट इज़ कलेक्टर। जो ये एल्यूमिनियम और कॉपर की ट्यूबिंग है ये उस एनर्जी को स्टोर करती है, सो इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ से ये ट्यूबिंग आगे इन पाइप्स के ज़रिए जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, सो इट इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपके पास 3 पार्ट्स हो गए, कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। When sun rays fall on this glass plate, the energy is provided to the aluminium foil and the copper tubing. Copper tubing से जो है यहाँ इसके साथ अगर आप देखें तो कोल्ड वाटर के पाइप्स कनेक्टेड हैं। ये कोल्ड वाटर के पाइप्स जब इस सेटअप में से गुजरते हैं तो यहाँ से सोलर एनर्जी को अपने साथ लेके जाते हैं और यहाँ आपको रेड कलर नज़र आ रहा है। दिस रेड कलर शोज़ दैट नाउ द वाटर इज़ वार्म। अब वार्म वाटर क्या करेगा, टैप से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से फिर उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड वाटर इन प्लेट्स में से पास होगा और आपके पास ये साइकिल यूँ ही चलता जाएगा। दिस फिगर शोज अ सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट्स। द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी which heats up a liquid flowing in the pipes at the back of the collector. The hot water can be used for cooking, washing and heating of the building. Solar energy is used in solar cookers, solar distillation plants and solar power plants. And here you can see a solar car also. सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम को हम यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, CSD। C इज़ फॉर कलेक्टर, S इज़ फॉर स्टोरेज डिवाइस एंड D इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर यहाँ गौर करें थोड़ा सा, यहाँ आपके पास एल्यूमिनियम और कॉपर की जो ट्यूबिंग है उसका एक सिस्टम है और उसके ऊपर ये ग्लास कवरिंग है। ग्लास कवरिंग क्या करता है, कलेक्ट करता है सन रेज़ को, सो इट इज़ कलेक्टर।
जो ये एलुमिनियम और कॉपर की ट्यूबिंग है ये उस एनर्जी को स्टोर करती है, सो इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ से ये ट्यूबिंग आगे इन पाइप्स के ज़रिए जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, सो इट इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपके पास 3 पार्ट्स हो गए, कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। When sun rays fall on this glass plate, the energy is provided to the aluminium foil and the copper tubing. Copper tubing से जो है यहाँ इसके साथ अगर आप देखें तो कोल्ड वाटर के पाइप्स कनेक्टेड हैं। ये कोल्ड वाटर के पाइप्स जब इस सेटअप में से गुजरते हैं तो यहाँ से सोलर एनर्जी को अपने साथ लेके जाते हैं। और यहाँ आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, दिस रेड कलर शोज़ दैट नाउ द वाटर इज़ वार्म। अब वार्म वाटर क्या करेगा, टैप से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से फिर उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड वाटर इन प्लेट्स में से पास होगा और आपके पास ये साइकिल यूँ ही चलता जाएगा। दिस फिगर शोज अ सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट्स। द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी which heats up a liquid flowing in the pipes at the back of the collector. The hot water can be used for cooking, washing and heating of the building. Solar energy is used in solar cookers, solar distillation plants and solar power plants. And here you can see a solar car also. Okay students, now here we are with the next topic which is solar cell. Solar cell आपके जो calculators होते हैं, अगर आप उसके ऊपर भी आपने थोड़ा गौर किया हो तो you have the solar cells on that calculators. छोटे छोटे जो टॉय कार्स होते हैं उसमें भी सोलर सेल्स होते हैं, लेकिन अगर आप you have to use the solar energy for the greater purposes तो बहुत से सोलर सेल्स को मिला के आप बड़े बड़े पैनल्स भी बना सकते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे आपको इस तरह से लाइंस और ग्राफ सा नज़र आ रहा होता है, तो इसमें ये सारे छोटे 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 सोलर पैनल्स का एक पूरा फ्रेम बना के पूरा सोलर पैनल बड़ा बनाया जाता है। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स। अ सोलर सेल ऑल्सो कॉल्ड फोटो सेल, फोटो मीन्स लाइट, सोलर सेल को का दूसरा नाम क्या है, फोटो सेल। इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन वेफर, ये किसका बना होता है, सिलिकॉन वेफर। और सिलिकॉन की स्पेशलिटी आपको पता है कि इट इज़ इन द 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल और ये बेस्ट सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये ज़रूरत पड़ने पर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट भी कर सकता है। सो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सिलिकॉन वेफर्स, तो इसमें से जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल आते हैं एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द electricity. When sunlight falls on the solar cell, it converts the light directly into electrical energy. Solar cells are used in calculators, watches and toys. Large number of solar cells are wired together to form solar panels. Solar panels can provide power to telephone booths, lighthouses and scientific research centers. Solar panels are also used to power satellites. और अब तो घरों में भी solar panels बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं due to load shedding. एंड आई थिंक इट्स अ बेटर वे टू कंजर्व द एनर्जी। हम इस तरह से जो एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं। आप आराम से सनलाइट में जो है वो बैटरीज को चार्ज करें और अपनी बहुत सी डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग सोलर एनर्जी। Several other methods to trap sun rays are underway. If scientists could find an efficient and inexpensive method to use solar energy, then the people would get clean, limitless energy as long as the sun continues to shine. आराम से रोज़ सूरज निकलेगा और हम उस एनर्जी को मज़े से यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। बाकी एनर्जी क्राइसिस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। Wind energy, it is another wonderful form of energy that we get from the wind by the grace of Allah. अब विंड एनर्जी में क्या होता है, आपके सामने एक विंड फार्म पूरा शो किया हुआ है। वी हैव द विंड टर्बाइंस, जहाँ पे विंड जो है ये खुले फॉर्म्स में क्यों लगाए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो विंड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो, वो इन फैंस को मूव करे। जब फैंस मूव करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये टर्बाइंस जब मूव करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वो एक पूरा सिस्टम है, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे कि किस तरह के फैंस के मूव होने से अंदर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड हैज़ बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। इट हैज़ पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस. इट हैज़ बीन यूज्ड बाय द विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन एंड पंप वाटर. More recently, wind power is used to turn wind turbines. When many wind machines are grouped together on wind farms, they can generate enough power to operate a power plant. बहुत से आप windmills लगा दें, ठीक है, तो आप एक पूरा power plant भी चला सकते हैं. They can generate enough power to operate a power plant. In the United States, some wind farms generate more than 1300 megawatt of electricity a day, and it is a very large amount of electricity which can be even produced per day. In Europe, many wind farms routinely generate 100 megawatts or more electricity a day. और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी इन रिसोर्सेज को यूज़ करके उतनी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी कम हो सकते हैं और हमें क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी मिल सकती है फ्रॉम द विंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अब विंड एनर्जी में क्या होता है, आपके सामने एक विंड फार्म पूरा शो किया हुआ है। वी हैव द विंड टर्बाइंस,
जहाँ पे विंड जो है ये खुले फॉर्म्स में क्यों लगाए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो विंड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो, वो इन फैंस को मूव करे। जब फैंस मूव करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये टरबाइंस जब मूव करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वो एक पूरा सिस्टम है, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे कि किस तरह के फैंस के मूव होने से अंदर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड हैज़ बीन यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। इट हैज़ पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस. It has been used by the windmills to grind grain and pump water. More recently, wind power is used to turn wind turbines. When many wind machines are grouped together on wind farms, they can generate enough power to operate a power plant. बहुत से आप windmills लगा दें, ठीक है, तो आप एक पूरा power plant भी चला सकते हैं. They can generate enough power to operate a power plant. In the United States, some wind farms generate more than 1300 megawatt of electricity a day, and it is a very large amount of electricity which can be even produced per day. In Europe, many wind farms routinely generate 100 megawatts or more electricity a day. और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी इन रिसोर्सेज को यूज़ करके, उतनी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी कम हो सकते हैं और हमें क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी मिल सकती है. Now the next one is geothermal energy. It is very interesting form of energy. That is clear from the name geothermal energy. यानी geo means earth, thermal means temperature, energy is energy. अच्छा, अब सिर्फ पहले आप इस डायग्राम पे फोकस करें. अर्थ के नीचे जो रॉक्स हैं, रॉक्स के नीचे होता है मैग्मा, ठीक है. कुछ अर्थ के नीचे जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास है मैग्मा. मैग्मा के ऊपर हैं ओशंस. अब मैग्मा जो है इसकी इंटेंस एनर्जी होती है. ये ओशन के अंदर के पानी को क्या करेगा, गर्म कर देगा, हॉट कर देगा. तो ऐसी जगहों के ऊपर ये प्लांट्स लगाए जाते हैं जहाँ पे जब हॉट वाटर राइजेज, अब जब ये हॉट होगा तो ये इस पाइप के ज़रिए चला जाएगा इस प्लांट में, जहाँ पे इसको हम अपनी नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. और इस प्लांट से जो ठंडा पानी है वो फिर जाएगा बीनीथ द अर्थ और ये मैग्मा उसको फिर गर्म करके ऊपर भेज देगा. यानी जैसे घरों में एक गीज़र का सिस्टम होता है ना, सो इट इज़ अ नेचुरल गीज़र beneath the earth. In some parts of the world, the earth provides us hot water from the geysers and hot springs. These are known as hot springs. There is hot molten part deep in the earth called magma. अगर आपसे पूछ लीजिए what is magma, it is the molten part deep in the earth. Water reaching close to the magma changes to steam due to the high temperature of magma. This energy is called geothermal energy. Geothermal well can be built by drilling deep near hot rocks at places. Geothermal well भी आप आराम से बना सकते हैं और उसमें आपके पास गर्म पानी आता रहेगा. Where magma is not very deep, water is then pushed down into the well. The rocks quickly heat the water and change into steam. It expands and moves up to the surface. The steam can be piped directly into the houses and offices for heating purposes, or it can be used to generate electricity. जिस तरह से आप इसको यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं. The next another interesting form which we can get is from biomass. Look at this figure. ये विलेजेस में जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपके पास एनिमल वेस्ट और डंग वगैरह वहाँ पे होता है, ठीक है. तो वेल एक बनाया जाता है, उसके अंदर इन चीज़ों को, पुरानी गली सड़ी चीज़ों को डंप किया जाता है और इसको कवर किया जाता है. अब कवरिंग के साथ क्या होता है, सारे केमिकल रिएक्शंस अंदर होते हैं. ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शंस मीथेन गैस इज प्रोड्यूस. मीथेन गैस इज कलेक्टेड थ्रू दिस पाइप्स और आप आराम से उसको बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. Biomass is a plant or animal waste that can be burnt as fuel. Other forms of biomass are garbage, farm waste, sugar cane and other plants. These wastes are used to run power plants. Industries क्या करती है, many industries that use forest products get half of their electricity by burning bark यानी दरख्तों की जो छाल होती है and other wood waste. Biomass can be served as an other energy source but problems are there in its use. इसको टैकल करना, इसको संभालना, इसको प्रॉपरली यूज़ करना, इससे एनर्जी लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है. Otherwise it is a very cheap source of energy. When animal dung, dead plants and dead animals decompose, they give off a mixture of methane and carbon dioxide. Electricity can be generated by burning methane. So students, ये जो सारा टॉपिक है, you don't have to write it on your notebooks. You generally have to read it from the book. बुक से इसको रीड करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंडरलाइन करें. जैसे आपसे फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए, हाइड्रोकार्बन्स की, इसी तरह से फिशन की पूछ ली जाए. यहाँ पे फिर आपके पास बाकी डेफिनेशंस जो हैं, जैसे दिस इज़ सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है, फोटो सेल किसे कहते हैं,
Then we have what is geothermal energy, geothermal well, what is biomass, how energy is obtained from biomass. तो आपने इसको बुक से ही रीड करके अच्छी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। के लिए सारी चीज़ों को डंप किया जाता है और इसको कवर किया जाता है। अब कवरिंग के साथ क्या होता है, सारे केमिकल रिएक्शंस अंदर होते हैं। ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शंस मीथेन गैस इज प्रोड्यूस, मीथेन गैस इज कलेक्टेड थ्रू दिस पाइप्स और आप आराम से इसको बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। Biomass is a plant or animal waste that can be burnt as fuel. Other forms of biomass are garbage, farm waste, sugar cane and other plants. These wastes are used to run power plants. इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, मैनी इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गेट हाफ ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग बार्क यानी दरख्तों की जो छाल होती है एंड अदर वुड वेस्ट। बायोमास कैन बी सर्व एज एन अदर एनर्जी सोर्स बट प्रॉब्लम्स आर देयर इन इट्स यूज़। इसको टैकल करना, इसको संभालना, इसको प्रॉपरली यूज़ करना, इससे एनर्जी लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेन एनिमल डंग, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स डिकम्पोज, दे गिव ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Electricity can be generated by burning methane. So students, ये जो सारा टॉपिक है, you don't have to write it on your notebooks. You generally have to read it from the book. बुक से इसको रीड करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंडरलाइन करें। जैसे आपसे फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए, हाइड्रोकार्बन्स की, इसी तरह से फिशन की पूछ ली जाए। यहाँ पे फिर आपके पास बाकी डेफिनेशंस जो हैं, जैसे दिस इज़ सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है, फोटो सेल किसे कहते हैं। देन वी हैव व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल वेल, व्हाट इज़ बायोमास, हाउ एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। तो आपने इसको बुक से ही रीड करके अच्छी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो रिटन वर्क आज आपका है होमवर्क, हमने एफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ा था लेकिन हमने इसका न्यूमेरिकल नहीं किया था। सो नाउ वी ट्राई द न्यूमेरिकल। अ साइक्लिस्ट डज 12 joules ऑफ यूजफुल वर्क while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes. बाइक की पेडलिंग करना इज़ द इनपुट और साइक्लिस्ट जो साइकिल चला रहा है दैट इज़ आउटपुट। यू हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी। सो यूज़फुल वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट, यूज़फुल वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट आउटपुट हुई ना, क्योंकि हमारा आउटपुट रिजल्ट हमें क्या चाहिए, साइकिल का चलना। सो यूज़फुल वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट इज़ 12 joule, दिस इज़ योर आउटपुट वर्क। और जो साइक्लिस्ट ने पेडलिंग की दैट इज़ इनपुट वर्क। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट हमने लिखी 12, इनपुट इज़ 100, आंसर इज़ 0.2। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एफिशिएंसी परसेंटेज में हम हमेशा निकालते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सके कि कोई भी मशीन या कोई भी जो सिस्टम वर्क कर रहा है दैट इज़ कितना वो एफिशिएंट है। सो हमने आंसर को 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 12%। सो द एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिस्ट इज़ 12%। तो एफिशिएंसी के टॉपिक के साथ आप आगे इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लीजिएगा विद द प्रॉपर स्टेप्स, दैट इज़ डाटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला एंड सोल्यूशन। और जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज वाला, उसको आपने बुक से रीड करना है और बुक के ऊपर ही अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना काम बहुत अच्छे से कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।